नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। वेलकम एक और वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं कि कोविड-19 के इस वेव में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं एंड हम क्या ट्रीटमेंट जनरली पेशेंट्स को दे रहे हैं अभी के इस वेव में। पहले हमने देखा था कि जनरली जब कोविड होता था, और ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, नहीं तो किसी मरीज़ के थ्रू सुना भी होगा। हम पहले इनिशियली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक, अज़िथ्रोमाइसिन ये सब देते थे, बट अब का जो डेटा आ चुका है उसमें आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक, इन सब का कोई रोल नहीं है। ये दवाइयाँ ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस से हटा दी गई हैं। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जो कि हमने काफ़ी पेशेंट्स को दिया भी है, और आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव भी चल रही थी इस साल भी, पिछले साल भी। तो प्लाज्मा के लिए भी डेटा जो आ गया है कि उसमें यही सजेस्ट किया गया है कि ये भी बहुत हेल्पफुल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है, एंड इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था, एंड इससे बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। इवन दो कई पेशेंट्स को मैंने देखा है कि रिसीव हुआ है, उन्हें इम्प्रूवमेंट भी मिला था, बट गाइडलाइन से इसे रिमूव कर दिया गया है एंड इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑप्शन एनी मोर। सो अब जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, द गुड न्यूज़ इज़ कि मैक्सिमम उसमें से एसिम्प्टोमेटिक है या फिर उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। इनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स को हम होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस कर रहे हैं सबसे पहले। एंड होम आइसोलेशन के दौरान हम जो देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स नहीं हैं उन्हें जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, विद द एक्सेप्शन ऑफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम उन्हें पहले पैरासीटामॉल देते हैं फीवर्स के लिए, हेडेक्स के लिए, बदन दर्द के लिए। पैरासीटामॉल के अलावा हम कोई और दूसरा पेन किलर जनरली नहीं एडवाइस करते। पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो पॉजिटिव रहें, अपना एक्सरसाइज और डेली रूटीन एज मच एज पॉसिबल फॉलो करने की कोशिश करें, बट एट द सेम टाइम आराम भी पूरे से पूरा करें, अपने ख्याल रखें, अपने सिम्टम्स मॉनिटर करें एंड हाइड्रेशन पूरा रखें। जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में देखा जाता है, प्लस उन्हें वैक्सीन नहीं लगे, या एंड फिर वो बीमारी के फर्स्ट 5 डेज़ में है, मतलब जिस दिन उन्हें सिम्टम्स शुरू हुए, लक्षण शुरू हैं, जैसे कि फीवर, कफ या फिर कुछ भी और सिम्टम्स, तो हम उन्हें जनरली डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट करते हैं, और साथ में एक एंटीवायरल मोलनुपिराविर। मोलनुपिराविर को लेकर थोड़ा सा आजकल डिबेट चल रहा है इसकी सेफ्टी को लेकर, बट अभी तक देखिए जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आई है, जो स्टडीज़ में देखा गया है, वो सब एनिमल मॉडल्स में आई हैं। ह्यूमन ट्रायल्स में अभी तक ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं आया है। सो मेरा मानना तो ये है कि अभी तक ये ड्रग्स फिर भी सेफ़ है और ईज़िली दिया जा सकता है। ये ड्रग एक्ट करता है बेसिकली वायरल रेप्लिकेशन कम करके। इससे आपकी शरीर के अंदर वायरल लोड कम होता है एंड हॉस्पिटल एडमिशन्स और सिवियरिटी रिडक्शन होता है 30% से भी ज़्यादा। सो ये एक इफेक्टिव ड्रग है, प्रोवाइडेड इसको सही टाइम पे दिया जाए एंड सही लोग में दिया जाए। जिन्हें कोई लक्षण नहीं, उनमें ये जनरली नहीं दिया जाता। जिन्हें कोई सा भी लक्षण हो, माइल्डली सिम्टोमेटिक हो, फर्स्ट 5 डेज ऑफ इलनेस, मतलब शुरू के पहले 5 दिन में इस ड्रग को स्टार्ट किया जाना चाहिए। इसका डोज 800 मिलीग्राम सुबह और शाम 5 दिन तक होता है। इसका जो पैकेट आता है उसमें 200 मिलीग्राम की गोलियां होती हैं। सो आपको 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां शाम को खानी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है मील से। हालांकि इन गोलियों को लेने से आपको जी मिचलाना या नौजिया हो सकता है, और कई लोगों को चक्कर भी आते हैं, बट जनरली ये बहुत सेफ ड्रग है। आप इसे इजीली ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इसे एक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो। इसके अलावा जो और अन्य ट्रीटमेंट है उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी जनरली सब डॉक्टर्स दे ही रहे हैं। हालांकि स्टडीज़ में ये साबित हो गया है कि जिंक कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट करता, विटामिन डी कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट करता, विटामिन सी कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट करता, बट इन्हें हम एज अ इम्यूनिटी बिल्डिंग ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि इन दवाइयों को देने से नुकसान कोई नहीं है एंड ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, प्रोवाइडेड आप इसको इन्फेक्शन होने से पहले भी मे बी शायद ले रहे हों। सो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट ही करते हैं, शरीर पे कोई ऐसा नुकसान नहीं करते।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको कई कई महीनों तक खाते रहें। होपफुली देखिए आप इस टाइम पीरियड में अगर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी वीकली एक कैप्सूल शुरू कर सकते हैं या एज अ पाउच शुरू कर सकते हैं मिल्क के साथ। बट ट्रीटमेंट के टाइम में अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही और उनके कहने पे ही आप जिंक, विटामिन सी एंड विटामिन डी लीजिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स कोविड-19 के इन्फेक्शन में इसे प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं एंड इससे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या हार्म नहीं है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं ये सिर्फ माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए हैं। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल जो रॉश कंपनी का आता है जिसमें 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, वो हम जनरली इंजेक्शन के रूप में देते हैं 2 डोजेज़ में। सो ये उन लोगों को दिया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हाल ही आपने सुना होगा कि सौरव गांगुली को भी ये मिला था जब ये एडमिट हुए थे। सो जिनके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल उन्हें दिया जाता है प्रोवाइडेड वो अर्ली डिजीज़ में हो। इसके भी बहुत लेट यूजेस नहीं हैं, मतलब बहुत अगर आगे आपकी बीमारी फैल चुकी है या बहुत सीवियर है तो जनरली इसका भी तब इतना यूज़ नहीं है। ये भी बीमारी की सीवियरिटी को बढ़ने से रोकता है, मेन इसका रोल यही है। सो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल भी इसका कॉस्ट लगभग 49,000 के करीब है, डिपेंडिंग आपको कहाँ अवेलेबल होता है। सो ये हमारा दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है एंटीवायरल्स में। इसके अलावा जो हमारा तीसरा एंटीवायरल ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए वो रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर का नाम आप लोग श्योरली अभी तक सुनते आ रहे होंगे, अगर नहीं भी सुना है तो जनरली हम इससे पहले 5 डेज़ तक देते थे। पिछली वेव्स तक हमने इसे 100 मिलीग्राम के डोज में बेसिकली पहले दिन हम 2 डोज लगाते थे एंड देन 4 और दिन तक सिंगल डोज लगाते थे। टोटल आपको 6 डोजेस 5 डेज़ में मिलते थे। सो ये भी जनरली बहुत अच्छा एक्ट करता है मॉडरेट टू सिवियर केसेस में। बट अगेन इसमें भी इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग इस ड्रग की बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ड्रग को अगर हम बीमारी के फर्स्ट वीक में मेनली अगर 5 डेज से पहले दे दे तो इसका अच्छा इफेक्ट आता है, ये अपना काम काफ़ी अच्छे से करता है। पिछले वेव में हमने देखा गया था कि बहुत से जगह पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शंस लंबे टाइम तक मिल रहा था, 10 दिन 14 दिन तक। ये एक्चुअली सही नहीं है। इसका ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का जो रिकमेंडेड है वो 5 डेज़ है। सिर्फ कुछ केसेस में और बहुत एक्सेप्शंस में इसे एक्सटेंड किया जाता है, मे बी शायद 7 डेज़ या 10 डेज़ तक। इसके अलावा एक और ड्रग है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है टॉसिलिजुमैब। ये ड्रग बेसिकली बनाया गया था इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करने के लिए। हम देखा जाता है कि कोविड में इंटरल्यूकिन 6 के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस ड्रग को देखते हैं एंड देन वी सी कि इसका देखा था कि हमने इम्प्रूवमेंट काफ़ी ठीक ठाक आता है सिवियर टू मॉडरेट टू सिवियर केसेस में। एंड प्रोवाइडेड इसका भी अगर टाइमिंग एंड पेशेंट सिलेक्शन बहुत अच्छा किया जाए तो। इसके अलावा अगर आप इस ड्रग के बारे में या किसी और ड्रग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना के उसे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास होते हैं वो बाकी सब सपोर्टिव थेरेपी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन अगर पेशेंट को ज़रूरत हो। अब इसके बाद जो रोल आ जाता है वो है ब्लड थिनर्स और स्टेरॉइड्स का। इनको भी हम बेसिकली पेशेंट्स टू पेशेंट डिपेंड करता है। पेशेंट का सिलेक्शन इन्हें देने के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। हर पेशेंट को स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं होती, हर पेशेंट को ब्लड थिनर की ज़रूरत नहीं होती। जनरली जो पेशेंट्स को मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ होती है उन्हें हम स्टेरॉइड्स स्टार्ट करते हैं। डोज एंड टाइप ऑफ स्टेरॉइड डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, क्या डोज देना चाह रहे हैं, कितना देना चाह रहे हैं, सब पेशेंट्स के पैरामीटर्स और उनकी रिपोर्ट्स देख के डिसाइड किया जाता है। ये आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली डिस्कस करेगा कि वो कितना आपको देना चाहेंगे। एडमिटेड पेशेंट्स के लिए एक अलग डोज होता है। इसके अलावा जो ब्लड थिनर्स हम यूज़ करते हैं उसमें है हमारे पास ऑप्शंस जैसे कि ओरल टैबलेट्स, जैसे कि इकोस्प्रिन, जो कि अगर आपने सुना ही होगा या जानते होंगे थोड़ा बहुत, वो एक माइल्ड ब्लड थिनर है जो कि हम हार्ट पेशेंट्स में देते हैं जिनको स्टंट डले हो या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो। ये
वीकेस्ट ब्लड थिनर है। इसके अलावा हम और भी ब्लड थिनर्स जनरली देते हैं, बट वो डिपेंड अगेन करता है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट के क्या पैरामीटर्स हैं, पेशेंट का खून कितना गाढ़ा है, क्या उसका टेस्ट हुआ है, क्या उसको कोई और अन्य प्रॉब्लम है। तो ऐसे में कई बार हम विटामिन के एंटागनिस्ट देते हैं, जैसे कि रिवारोक्साबैन, अपिक्साबैन, या आपने मार्केट में नाम सुने होंगे जैसे कि डेबिगैट्रिन। ये 3 विटामिन के एंटागनिस्ट हैं जो कि हम एक पर्टिकुलर डोज में पेशेंट्स को देते हैं, डिपेंडिंग उनको क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सीवियर डिजीज़ है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जनरली हम हर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, क्लेक्सेन नाम से अगर आपने सुना हो, या फिर LMWX, LMWH, ये नाम से इंजेक्शन सिंगल डोज में लगाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफाइलैक्टिक डोज है जिससे खून बहुत पतला तो नहीं होता, बट जनरली क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए आप एक तरह से समझ सकते हैं डोज ये दिया जाता है। वरना इसका थेरेपेटिक डोज होता है एक इंजेक्शन सुबह शाम, जो कि वेट बेस्ड डिसाइड किया जाता है। एंड अगेन किन पेशेंट्स को कितना स्ट्रेंथ लगना है, क्या उन्हें प्रोफाइलैक्टिक डोज लगना है या थेरेपेटिक डोज लगना है, वो अगेन पेशेंट के पैरामीटर्स एंड ट्रीटिंग डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और अन्य वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें। कोई और अन्य दवाई या उसके बारे में आप जानकारी जानना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड मैं अकॉर्डिंगली वीडियोस बना के आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।